हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में हर दिन की तरह हम लोग देखने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ, और कुछ ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में जानेंगे रिवीजन के तौर पे, यानी वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। उसमें आज फिर से एक बार है ऐप्स एंड पोर्टल से संबंधित करीब 8-10 ऐप्स के बारे में जो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी है आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और मैंने जो अभ्यास प्रश्न पूछा था वो था लोकसभा इलेक्शन से संबंधित, और प्रश्न था 2024 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए और इंडिया गठबंधन को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई थी। ऑप्शन ए है 8 और 6, ऑप्शन बी है 9 और 5, ऑप्शन सी है 10 और 4, और ऑप्शन डी है 11 और 3। बता दें, जो लोकसभा इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें कुल हासिल हुई थी, यानी कुल 14 सीटों में, लोकसभा के 14 सीटों में एनडीए को 9 सीट मिले थे, यानी 9 सांसद बने हैं एनडीए के, और इंडिया गठबंधन के 5। आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, सीट वाइज भी देख लेते हैं, यानी किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। 2024 का जो इलेक्शन कराया गया था जून माह में, मई जून के दौरान, उसमें कुल झारखंड में जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 8 सीटें आई थी, जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू को 1। इस तरह कुल 14 सीटें हो गई। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 9 सीट हासिल करने में सफलता मिली थी एनडीए को, जिसमें से बीजेपी को 8 और एक एनडीए गठबंधन के जो एक प्रमुख दल है आजसू, उनको भी 1 सीट मिला था। इस तरह एनडीए को कुल 9 सीटें हासिल हुई थी। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो कुल 5 सीटें हासिल हुई है, जिसमें से 3 जेएमएम को हासिल हुई थी और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और यह जो चुनाव कराया गया था वो 2024 में मई और जून के दौरान कराया गया था। और इसके संबंध में एक और बात बता दें कि खूंटी से अर्जुन मुंडा, दुमका से सीता सोरेन और सिंघुम से गीता कोड़ा, जो ये प्रमुख कुछ लोग थे, वो हार गए हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से सबसे अधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी लोकसभा में बन गई थी, और सबसे कम वोटों से जीतने वाले दुमका से नलिन सोरेन थे। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं। और नए प्रश्नों के तहत जो आज का पहला प्रश्न है वो झारखंड के 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई। साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर टेकलाल महतो। दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है स्टीफन मरांडी। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी को चुना गया था, और ये लगातार 3 बार प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। आपको बता दें 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें, इससे पहले 2020 और 2019 और उसके पहले 2015 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी स्टीफन मरांडी ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुने गए थे। ये महेशपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक है, और अब तक सबसे अधिक बार लगातार प्रोटेम स्पीकर बनने का जो रिकॉर्ड रहा है वो विशेश्वर खान को रहा है। 3 बार लगातार ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ये सन 2000 में, 2004 में और फिर से 2004 में, यानी 3 बार
2 बार विधानसभा का गठन किया गया था 2004 में, इसलिए 2 बार प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विश्वेश्वर खां को चुना गया था, यानी 3 बार विश्वेश्वर खां भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। वहीं प्रदीप कुमार बालमुचु 2 बार 2005 और 6 में, कड़िया मुंडा 1 बार 2005 में, टेकलाल महतो भी 1 बार 2010 में और साइमन मरांडी 2013 में 1 बार प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधानसभा में सदन चला चुके हैं। इसके अलावा स्टीफन मरांडी की बात करें तो 2015 और 2019 के बाद जो 20 में गठन हुआ, 2019 चुनाव के बाद उस समय, और अब इस बार 2024 में फिर से स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो कोई भी जो सदन होता है उसे कुछ दिनों के चलाने के लिए इसे नियुक्त किया जाता है, जब तक कि परमानेंट कोई स्पीकर का चुनाव न हो जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नए और प्रश्नों को देख लेते हैं। और जो दूसरा नंबर प्रश्न है वह झारखंड के छठे विधानसभा में प्रथम विधानसभा का सत्र कितने दिनों के लिए बुलाया गया है? 1, 2, 3 या 4? आपको बता दें, छठा विधानसभा का जो विधानसभा सत्र है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, यह 4 दिनों के लिए बुलाया गया है, जो 9 से 12 तारीख तक सदन बुलाया गया था। यह 4 दिवसीय विशेष सत्र था, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई गई इसी समय, और इन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ 9 दिसंबर को दिलाई गई प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी के द्वारा। और इस विधानसभा में 81 में से कुल 20 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में चुन कर जा रहे हैं, और 12 महिलाएं इस बार चुन के आई है, जो अब तक के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है जो महिलाओं की है। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव करा लिया गया। रविंद्रनाथ महतो फिर से एक बार बन गए हैं विधानसभा अध्यक्ष, और ये लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा में विभिन्न पार्टियों के विधायक दल की जो स्थिति रही है, यानी विधायकों की जो स्थिति रही है या जो दलगत स्थिति है इस बार विधानसभा चुनाव के बाद, वो इस प्रकार है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को कुल 56 सीटें आए हैं, जो 2/3 से ज़्यादा है, जिसमें से जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआईएमएल को 2 सीटें हासिल हुई। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें हासिल हुई है, जिसमें भाजपा को 21, आजसू को 1, जेडीयू को 1 और एलजेपी रामविलास पासवान गुट का जो है उसे भी 1 सीट मिला है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है, पूनम मिश्रा किस खेल से जुड़ी झारखंड की खिलाड़ी है जिसे स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ एशिया का खिताब दिया गया है? पावर लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग या थांगटा? पूनम मिश्रा पावर लिफ्टिंग से जुड़ी झारखंड की एक खिलाड़ी है। आपको बता दें कि हाल ही में एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया गया था गोवा में। इसमें रांची की पूनम मिश्रा को स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ एशिया का खिताब दिया गया। एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड समेत स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ एशिया का खिताब रांची की पूनम मिश्रा को हासिल हुआ है, और इसका आयोजन जो किया गया था चैंपियनशिप का, वो 1 से 3 दिसंबर के दौरान किया गया था 2024 में, और चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ही उन्हें स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ एशिया का खिताब दिया गया है। अब तक पूनम को स्टेट, नेशनल, ईस्टर्न इंडिया और खेलो इंडिया में क्रमशः 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हासिल हो चुका है। यानी सभी कुल मिला के उन्हें 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज हासिल हो गया है, जो स्टेट, नेशनल, ईस्टर्न इंडिया और खेलो इंडिया में अलग अलग समय आयोजित किया गया था। झारखंड में सत्यजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति दी गई है? अध्यक्ष डीवीसी, सचिव विधानसभा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक या निदेशक दलमा अभ्यारण्य? सत्यजीत सिंह को हाल ही में दोस्तों पीसीसीएफ यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। ये वरिष्ठ आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, और संजय श्रीवास्तव के जगह इन्हें सत्यजीत सिंह को झारखंड का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी पीसीसीएफ नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक यानी
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पद पर कार्यरत थे। और इससे पहले जो PCCF थे संजय श्रीवास्तव, उनका रिटायरमेंट हो गया है 30 जून को। उसके बाद से ये पद खाली था और संजय श्रीवास्तव के स्थान पर ही सत्यजीत सिंह को PCCF यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है? 1%, 2%, 3% या 4%? झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं यानी असिस्टेंट टीचर्स हैं, उनकी जो सैलरी है या ऑनरेरियम है, मानदेय, वो 4% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। झारखंड के जो असिस्टेंट टीचर हैं, पारा शिक्षक, उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार ने सहमति दे दी है और मानदेय जो है कुल 4% बढ़ने जा रहा है। और जनवरी 2025 से इन सभी शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलने लगेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2025, 26 और 27 तक के लिए यह तय किया है कि 4% राशि उन्हें बढ़ाकर दी जाएगी। बता दें कि 59,000 करीब झारखंड में वर्तमान में पारा शिक्षकों की संख्या है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। और चूंकि यह शिक्षा विभाग से जुड़ा है और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उसको भी जान लीजिए, रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिया गया है। साथ में रामदास सोरेन को रजिस्ट्रेशन विभाग यानी निबंधन विभाग भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बारी है कुछ रिवीजन की। हम लोग पुराने चीज़ों को कुछ रिवाइज कर लेते हैं और इसके तहत ऐप्स एंड पोर्टल्स को थोड़ा जान लेते हैं। परिशोधन पोर्टल की बात करें तो रैयतों को जमीन विवाद से निजात दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जमीन से जुड़े जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें सुधार संभव है इसके द्वारा। रैयत अपने नाम पते में खुद भी सुधार कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा खाता, प्लॉट, रकबा में सुधार किया जा सकता है और लगान संबंधी त्रुटियों का भी सुधार इस पोर्टल के माध्यम से संभव है। वहीं झारभूमि पोर्टल की बात करें तो झारखंड में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए इसे शुरू किया गया है। यानी झारखंड के जो भी भूमि है उसे पूरे डिजिटल फॉर्म में अब कंप्यूटर में रखा जा सकता है। झार नियोजन पोर्टल की बात करें तो झारखंड के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको रोजगार का अवसर देने के लिए, या कह सकते हैं उन्हें रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए झार नियोजन पोर्टल का शुरू किया गया था। और 40,000 रुपये तक की जो नौकरी है स्थानीय स्तर पर देने की बात की गई है इसके तहत, और 75% स्थानीय स्तर पर रोजगार की भी बात की गई है, जिसके तहत झार नियोजन पोर्टल काफ़ी लाभकारी होने वाला है बेरोजगार जो युवक युवतियाँ हैं झारखंड में उनके लिए। झारखंड कैरियर पोर्टल की बात करें तो 10वीं और 12वीं परीक्षा के बाद जो कैरियर संबंधी टिप्स चाहते हैं उनके लिए यह लाभकारी है। पोर्टल को JEPC यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। जो झारखंड कैरियर पोर्टल 10th और 12th की परीक्षा देने के बाद कोई व्यक्ति अगर टिप्स चाहिए कैरियर के बारे में तो इसके माध्यम से ले सकता है। वहीं रेरा ऐप की बात करें जो प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित है, झारेरा यानी झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बिल्डरों के विरुद्ध दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए है। प्रॉपर्टी डीलिंग अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इस ऐप को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमार अपन बजट, ये बात बता दें कि 2022-23 के दौरान जो बजट पेश किया जाना था उससे संबंधित सरकार आम लोगों से सुझाव मांग रही थी ताकि उसमें शामिल किया जा सके। उसके लिए हमार अपन बजट नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया था। हमीन कर बजट यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के दौरान भी किया गया था सेम चीज़, यानी कोई भी व्यक्ति झारखंड के जो बजट है उससे संबंधित राय दे सकता था हमीन कर बजट में। सरकार अगर पसंद आता है सरकार को तो वो उसमें शामिल करती है और कई बातों को आम लोगों की जो साझा की गई जो इंस्ट्रक्शन थी या कह सकते हैं सुझाव था उसे शामिल भी किया गया है। कोरोना सहायता मोबाइल ऐप की बात करें तो प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था 2020 में कोरोना काल में। मेक माई सिटी सेफ ये झारखंड पुलिस के द्वारा
शुरू किया गया है, यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस की ये एक इनिशिएटिव है। इसके लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर झारखंड पुलिस को किसी भी तरह की घटना की जानकारी दी जा सकती है। पुलिस त्वरित इस पर कार्रवाई करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसके अलावा शक्ति ऐप और शक्ति मोबाइल भी लॉन्च किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा, जो महिला के सुरक्षा से ही संबंधित 2 ऐप है। वहीं सारथी पोर्टल की बात करें तो ये तत्कालीन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था, जो किसानों के लिए है। 8 फरवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया था। फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाओं को एक फ्रेमवर्क प्रदान करना इसका उद्देश्य था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले परेशानियों और शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन भी इसी समय जारी किया गया था, ताकि कोई भी किसानों को भी किसी भी तरह का कोई बीमा से संबंधित परेशानी हो या किसी दूसरे तरह का परेशानी हो तो इस ऐप के माध्यम से वो उसे सुलझा सकता है या राय हासिल कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है झारखंड के किस जिले में राज्य की पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? गुमला, रांची, लोहरदगा या पलामू? तो इसका जवाब आप कमेंट में कर दें। नेक्स्ट सेशन में इसे हम आपको बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है, और इसे हम डिटेल में भी आपको बताएंगे कि कहाँ शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।